नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति तनेजा बरसीन। बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बांग्लादेश, जिस पर सिर्फ बांग्लादेश या भारत नहीं, दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। जो हालात वहां पर आंदोलन के नाम पर बने हैं वो इस कदर कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा है। वहां पर आगजनी हो रही है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या इस आंदोलन को बांग्लादेश विरोधी, शेख हसीना विरोधी लोगों ने इसको टारगेट किया और इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया। यानी कि इसमें ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक ऐसे रूप में तब्दील कर दिया जो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के लिए, पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि क्या ये जो आंदोलन है ये छात्रों से इतर, क्या जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी मौजूदा हालात क्या है वो हम आपको बता दें। बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा था, कल जश्न की तस्वीरें देखी जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद उनको 45 मिनट का वक्त कहा जा रहा है कि वहाँ की सेना की तरफ से दिया गया था कि आपके पास 45 मिनट है, आप देश छोड़ जाइए। हालांकि वो चाहती थी कि वो अपने देश को संबोधित करना निकलने से पहले, लेकिन इतना वक्त था नहीं। उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गई और फिर आप सभी ने देखा वो भारत आई। हिंडन एयरबेस पर पिछले कई घंटों से वो वहाँ पर मौजूद है। अब लंदन या फिर फिनलैंड, कहाँ पर उनको शरण मिलती है, कहाँ पर वो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनकी जो बातचीत है इन दोनों ही देशों से चल रही है, इंग्लैंड से भी चल रही है और फिनलैंड से भी चल रही है। अभी नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगी। ये स्थिति शेख हसीना की। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि वहाँ पर अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। वहाँ की सेना की तरफ से कल ही प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि अब हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं एक अंतरिम सरकार बनाने की तरफ, और उसके लिए बाकायदा तैयारियां भी की जा रही है, सहयोग की अपील की जा रही है। अभी भी लेकिन अनरेस्ट है। वो इंटरिम सरकार कैसी होगी, वो इंटरिम सरकार कितने वक्त के लिए होगी, फिर क्या वहाँ पर चुनाव होंगे, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी बांग्लादेश को जिनका सामना करना है। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आशंकाओं को बल मिल रहा है वो ये भी कि क्या जो ये आंदोलन हुआ इसमें, चूंकि देखिए ये आरोप लग रहा है कि वहाँ का एक ऐसा संगठन, ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहती है, प्रो पाकिस्तानी कही जाती है, उसका इसको समर्थन मिला। क्या पाकिस्तान से आईएसआई का समर्थन मिला? क्या चीन का इसमें एक बड़ा हाथ है? ये इसलिए भी बातें उठ रही हैं, इसलिए भी संभावनाएं और आशंकाएं सामने आ रही हैं क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं। जब से बांग्लादेश 1971 से बना, उसके बाद यहाँ के माहौल को लेकर, यहाँ की पॉलिटिक्स को लेकर चीन और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब आप शेख हसीना की बात करें तो शेख हसीना को लेकर भारत के संबंध लगातार बेहतर रहे और आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त बांग्लादेश और भारत के संबंध थे उनको आप स्वर्णिम इतिहास कह सकते हैं, स्वर्णिम दौर कह सकते हैं। बहुत अच्छे संबंध भारत और बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश जब बना तो भारत की एक बड़ी भूमिका रही। कई ऐसे सारे प्रोजेक्ट जिस पर चीन की दिलचस्पी थी, लेकिन शेख हसीना की ओर से मीडिया में आकर इस बात की जानकारी दी गई, चूंकि उन्हीं प्रोजेक्ट पर भारत ने अपनी सहमति जताई। भारत ने कहा कि वो इनको आगे बढ़ाएगा, वो बांग्लादेश की मदद करेगा। तो वो सारे प्रोजेक्ट पर जो डील फाइनल हुई वो भारत के साथ हुई। ऐसे में चीन की नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही थी। पाकिस्तान भी बांग्लादेश को लेकर हमेशा से इस तरीके की स्थिति बन पाने में अपना सहयोग करता रहा है, बड़ी भागीदारी निभाता रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तस्वीरों के पीछे, इन हालातों के पीछे क्या ऐसा है कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करके किसी अन्य तरीके से आंदोलन के नाम पर यह माहौल वहां पर बनाया गया? क्योंकि अब शेख हसीना छोड़ चुकी है बांग्लादेश। वो कल शाम करीब 6 बजे का वक्त था जब गाजियाबाद के पास हिंडन एयरबेस पर उनका C-130J विमान जो है वो लैंड किया। वो यहाँ पर पहुंची, पूरी रात उन्होंने इसी एयरबेस पर गुजारी। हालांकि अब जो अपडेट है वो ये कि उनका जो प्लेन था वो उड़ चुका है, वो वहाँ मौजूद हैं। 2 वीआईपी गाड़ी भी इस वक्त वहाँ मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन उस प्लेन में जो है वो शेख हसीना के होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि शेख हसीना का वो फैसला जो हिंदुस्तान की जमीन से लिया जाएगा वही उनके आगे के सफर को तय करेगा कि यहाँ से वो किस देश के लिए उड़ान भरेंगी। क्या अभी उनकी कहीं कोई फाइनल डील हुई है या नहीं हुई है? ज्योति, बड़ा सवाल ये भी कि बांग्लादेश के हालातों का हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि हमारे संबंध शेख हसीना सरकार से बहुत अच्छे थे। आपको याद होगा जब G20 का सम्मेलन हुआ था, उस वक्त G20 सम्मेलन में एक स्पेशली गेस्ट के रूप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बुलाया गया था। अब यहीं से हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं पिछले कई सालों में। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे व्यापार
व्यापारिक रिश्ते हैं उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये व्यापारिक रिश्ते साल दर साल हमेशा से बढ़ते गए हैं। लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो इस वक्त, अगर मैं ठीक हूँ, हाँ, 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2021-22 में था, और उसके बाद 22 और 23 में ये जो हमारा व्यापार था बांग्लादेश के साथ, ये 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो बहुत सारी चीज़ें ये तो है, लेकिन इस रिश्ते के, इस बिजनेस के अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में चल रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया। उन प्रोजेक्ट्स पर चाइना की नज़र है। अब बीएनपी सरकार का आपने जिक्र किया, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। अभी का ताज़ा अपडेट मैं बीच में दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में जो बांग्लादेश कॉन्सुलेट है, वहाँ पर जाकर जिया उल हक के जो वहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए थे, उनको बीएनपी के समर्थकों ने गिरा दिया है। और ये हमने तस्वीर बांग्लादेश में भी देखी। बांग्लादेश में भी इस वक्त बीएनपी के समर्थक ज़ोर शोर से उतरे हुए हैं, और उनकी जो नेता हैं, उनको भी खालिदा जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। 17 साल की सजा उनको मिली हुई थी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली थी, लेकिन उनको भी रिहा कर दिया गया। अब क्या खालिदा जिया आएंगी? अब क्या वो नेता आएंगे, वो व्यक्ति आएंगे जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, जिनको आने वाली सरकार का विशेष सलाहकार बनाने की बात की जा रही है, जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से भी कहा गया। अब ये सब देखना होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि शेख हसीना भारत के लिए अच्छी थी। वो इसलिए क्योंकि वो एक खुले विचारों वाली नेता थी, वो सेक्युलर थी। उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, वो भारत को सूट करती थी। और वो उन्होंने चीन के साथ भी संबंध रखा, भारत के साथ भी रखा, लेकिन एक सामंजस्य बना कर रखा। वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी चलने वाली नेता रही। कट्टरपंथी सोच के साथ वो आगे नहीं बढ़ती। लेकिन वहाँ पर बाकी जो, अगर 3 बड़ी पार्टियों की बात की जाए, तो एक बीएनपी है और एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जो इस्लामिक विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। ये दोनों ही भारत को सूट नहीं करती हैं। अगर बीएनपी भी फ्यूचर में आ जाती है, तो बीएनपी का आना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं, वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति बनी है आज बांग्लादेश में, उसके पीछे यूएस का भी हाथ है। आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी कि यूएस की तरफ से वहां पर एयरबेस बनाने के लिए कुछ जमीन मांगी गई थी, ताकि चाइना पे और भारत पे नजर रखी जाए। शेख हसीना ने मना कर दिया। और ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी सरकार अच्छी तरह से चलती रहे, तो आप हमारे साथ ये डील कर लीजिए। शेख हसीना ने मना किया, और 3 महीने पहले ये आशंका शेख हसीना ने जता भी दी थी, जो आप वो खबर भी बता रही थी। बिल्कुल। तो देखिए, ये आशंकाएं पहले से थी वहां पर, किस तरीके के हालात बन सकते हैं। और इस बीच कई दौरे भारत के भी हुए, क्योंकि देखिए 5 दिन के चीन दौरे पर गई थी शेख हसीना, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें भारत ने पहले दिलचस्पी दिखाई और उनके लिए चीन ने दिलचस्पी दिखाई, जब उन्होंने मना कर दिया गया, तो वो दौरा उनका 1 दिन पहले ही खत्म हो गया। और उन्होंने मीडिया में आकर भी इस बात की जानकारी दी कि दिलचस्पी चीन की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भारत इसमें हमारे साथ जुड़े और भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। अब सवाल ये उठता है, ऐसा कि ज्योति ने कहा कि देखिए वहां पर सरकार अगर बनती है, अंतरिम सरकार, ऐसा कि सेना ने कहा है। अगर आप 90 के दशक में जाएंगे, तब भी एक बार आपको याद आएगा कुछ ऐसे ही हालात बने थे। लेकिन बांग्लादेश की अगर आप परंपरा को देखें, जब ऐसे हालात कभी रहे हैं, तो वहां के चीफ जस्टिस को आगे लाया जाता है। तो क्या इस बार वहां के चीफ जस्टिस को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए, वो इसलिए भी कि सारी पार्टियों के लिए वो एक निष्पक्ष तौर पर हो सकते हैं, अगर उनकी जो भी कार्यप्रणाली रही होगी। यस, तो क्या इस तरीके से रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनने जा रही है, उसमें वो कौन कौन सी पार्टी के लोगों को जोड़ा जाएगा? क्या सभी सेना से जुड़े हुए लोग होंगे, या अपोजिशन पार्टी के भी जुड़े हुए लोग होंगे? क्या उसमें शेख हसीना की पार्टी का भी कोई चेहरा होगा? ये देखना होगा कि क्या उनके पार्टी से या फिर उनका कोई ऐसा करीबी जो सेना के करीबी रहा हो, उस पर कोई सहमति ऐसे चेहरे पर बने कि उनकी वापसी की कोई उम्मीदें उसके मुताबिक बनती हुई नजर आए। देखिए, संभावनाओं को अभी, हालांकि बांग्लादेश में ये भी कल कहा जा रहा था कि सेना तख्ता पलट कर सकती है, लेकिन सेना भी जानती है कि वो तख्ता पलट नहीं कर सकती। एक बार पहले इतिहास में भी ये हो चुका है कि एक बार सेना प्रमुख जो थे, उन्होंने सत्ता जब संभाली थी, तो केवल 2 साल तक वो सरकार चली थी। अब अगर वो ऐसा करते तो यूएनओ के जो पीस मार्च होंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगी, वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बात को सेना बहुत अच्छे से समझती है। अब लेकिन होगा कौन, भविष्य क्या होगा, और वो भविष्य भारत के लिए कैसा होगा, ये अभी अनिश्चितता है, और बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है कि अभी, चूंकि आप ये कह सकते हैं
कि शेख हसीना यहाँ पर है तो वो भारत की शरण में है अभी। इससे पहले भी 1975 में जब उनके पिता मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, उनके पूरे परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तब शेख हसीना अपनी बहन के साथ था। 6 साल तक उस दौरान वो भारत में रही थी, दिल्ली में रही थी, और उसके बाद वो बांग्लादेश वापस चली गई थी। फिर वहाँ जाकर एक उन्होंने संघर्ष किया, वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि माफ कीजिएगा, मैं आप कुछ बोलना चाह रही थी। ये कहा जा रहा था कि जब वो सत्ता संभाल रही थी तो वो अपने कई फैसलों में निरंकुश हो चुकी थी। हाँ, ये आरोप है वहाँ के विपक्ष का और वहाँ के प्रदर्शनकारियों का। लेकिन उनके बेटे का बयान आपने सुना होगा ज्योति, जो सुबह उनके बेटे ने वीडियो जारी किया, शेख हसीना के बेटे ने, और कहा कि मेरी माँ अब कभी राजनीति में बांग्लादेश में नहीं लौटेगी। उन्होंने कहा चूंकि उन्होंने बांग्लादेश की बेहतरी के लिए, यहाँ के विकास के लिए एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन बावजूद इसके अगर उनके खिलाफ इस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये व्यवहार उनके लिए किया है, तो मेरी माँ कभी भी पॉलिटिक्स में आप नहीं लौटेंगी। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। जाहिर है कि देखिए, बांग्लादेश के लिए शेख हसीना पिछले 15 सालों से सत्ता में थी। लगातार उनकी ओर से प्रयास किए गए विकास की तमाम योजनाओं को लेकर। हालांकि कई चीजें ऐसी रही जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल रही, या फिर वो उनको नहीं संभाल पाई। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ी, विदेशी मुद्रा में हमने देखी तस्वीर बदलती। हालांकि वही शेख हसीना है जिन्होंने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर किया। प्रति व्यक्ति आय वहाँ की भारत से भी अच्छी रही। लेकिन देखिए, जो वहाँ की हलचल है उसका असर दिल्ली में है। आज आपने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि दिल्ली में भी सर्वदलीय बैठक हुई। हाँ, देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई है, और देखिए इसलिए भी है, मुझे लगता है ज्योति, हमें ये समझना होगा कि बांग्लादेश पर नजर हिंदुस्तान की इसलिए जरूरी रह गई है क्योंकि जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं, आप असम की बात करिए, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, त्रिपुरा की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां नॉर्मल दिनों में घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती रही हैं और उन पर नजर रहती है। लेकिन ऐसे में जब वहां अल्पसंख्यक जो 8% है उन पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वहां पर जो हालात बन रहे हैं, टारगेट किया गया, कई मंदिरों को टारगेट किया गया, ऐसे में घुसपैठ की कोशिश बहुत ज्यादा होगी। उसको आपको कंट्रोल करना है। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता जो भारत की है वो यही है कि हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, 4000 किलोमीटर की ये सीमा है। हाँ, 4000 किलोमीटर की सीमा है। हालांकि बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट। तमाम राज्यों के बॉर्डर ऐसे भी हैं जहां पर शाम को 6 से सुबह 6 तक कर्फ्यू रहता है कि आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इस वक्त निगाह होगी उस बॉर्डर पर, क्योंकि देखिए 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब पश्चिम बंगाल में करीब करीब 1 करोड़ लोग आए थे, जिनको लेकर आज भी भारत में राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा होती रहती है, और वो राजनीति का विषय भी बनता है, और उसको लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद भी होता है। एनीवेज, बांग्लादेश से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं, और एस जयशंकर विदेश मंत्री का आज संसद में बयान भी है। अब देखना होगा कि वो संसद को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा, या भारत क्या कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा कि क्या वो आज जाएंगी लंदन या फिनलैंड, कब उनकी डील ये पक्की हो पाती है और कब तक वो भारत में रहेंगी, ये भी अभी एक सवाल ही है जिसका जवाब अभी तक नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और चीजें क्लियर होंगी। हाँ, लेकिन हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी थी सूत्रों के हवाले से, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि जब तक उनको किसी भी देश से परमिशन नहीं मिल जाती है, पूरी तरीके से उनकी डील नेगोशिएशन नहीं हो जाता है, तब तक भारत उनको शरण देगा, यानी तब तक वो भारत में रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई थी कि उनका विमान उड़ गया है, तो खबर ये थी कि क्या वो भी इसमें है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपडेट मिला कि शेख हसीना इसमें मौजूद नहीं थी, विमान उड़ चुका है, क्योंकि उनको जहाँ भी जाना होगा वो विमान दूसरे विमान से जाएंगे। हाँ, तो इस तरीके का था। और देखिए, ये वो विमान है जो चलते चलते मैं एक चीज बता दूं कि जिसको आज युद्ध अभ्यास के लिए आना था, और वही विमान उनको कल लेकर आया। हालात ऐसे बने कि उस विमान से शेख हसीना को कल हिंडन एयरबेस पर लैंड करना पड़ा, जिस विमान को आज युद्ध अभ्यास के लिए भारत आना था। चलिए, जो भी अपडेट होगा आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना है।